व्योम का शरीर हजारों फीट ऊंची खाई से कुछ इस तरह पानी की बौछार के साथ वंशा नदी के अंदर गिरा कि उस रहस्यमयी नीली ऊर्जा के साथ उसका शरीर गहरी नींद में चला गया और वो कई दिनों तक उस तेज बहाव वाली नदी में बहने के बाद वेदा साम्राज्य के 9 राज्यों में से एक तक्षशिला राज्य के मायानगर में जा पहुंचा। वो जगह नंदराज के महल से हजारों मील दूर थी। जैसे ही व्योम का शरीर रात के अंधेरे में नदी से बाहर निकलकर किनारे पर पहुंचा तो आंख खुलते ही उसके गले से एक आवाज निकली, कहां हूं मैं? तुरंत व्योम छटपटाते हुए अपने पैरों पर उठ खड़ा हुआ। तभी उसके शरीर में अजीब सी झंझनाहट हुई। और वो दर्द से चीखते हुए अपने घुटनों के बल गिर गया। उस दर्द के साथ उसने अपने अंतर्मन में अपने अतीत की कुछ यादें देखी, जिसमें बेड़ियों में बंधी हुई रानी देविका को नंदराज कोड़े मारता जा रहा था। इन्हीं सब पुरानी यादों के बारे में सोचते हुए व्योम हांफते हुए बोल पड़ा, वो औरत, वो कौन है जिसे वो आदमी कोड़े मारता जा रहा था? व्योम ने अपने दिमाग पर जोर डालकर अपने अतीत को याद करने की कोशिश की और घबराया हुआ व्योम खुद से ही बोल पड़ा, व्योम, यही है मेरा नाम, लेकिन मुझे अपने अतीत के बारे में कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? आखिर कौन हूं मैं और मैं यहां तक कैसे आया? सिर्फ इतना याद है कि मेरे सीने पर किसी ने तलवार से वार किया था, लेकिन मेरे घाव एकाएक भर कैसे गए? व्योम इससे पहले कुछ समझ पाता कि उसे एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी, दूर हटो मुझसे! ये आवाज उन जंगलों के पास मौजूद एक खंडर से आई थी। व्योम झाड़ियों को पार करते हुए जैसे ही उस खंडर के अंदर घुसा, उसकी आंखें एक 16 साल की लड़की के ऊपर जा रुकी, जिसके पुराने कपड़े फटे हुए थे और 4 ऊंचे घराने के जवान लड़के शराब के नशे में उस लड़की के बदन को छुए जा रहे थे। छोड़ दो उसे! व्योम जोर से चीखा और वो लड़की भागते हुए व्योम के पीछे आ छिपी, जिसे देखकर उसमें से जयचंद नाम के लड़के ने घुमाकर अपने शराब की बोतल व्योम के सर पर दे मारी। व्योम तुरंत मुंह के बल जमीन पर गिर गया और जयचंद गुस्से से गुर्राया, कौन है बे तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? तुझे अंदाजा भी है हम किस घराने से हैं? जयचंद के इतना बोलते ही उसके एक साथी ने अपना पैर जमीन पर गिरे हुए व्योम के चेहरे पर रख दिया और वो उसे कुचलते हुए मुस्कुराकर बोला, टीचर कहीं का, ना तो इसके पास ढंग के कपड़े हैं और ना खाने को खाना। कौन से भिखारियों के घराने से है बे तू? इतना बोलकर जयचंद और उसके साथियों ने व्योम के ऊपर लात घूंसों की बरसात करनी शुरू कर दी। जब उसमें उठने की ताकत बिल्कुल नहीं बची तो जयचंद ने एक बार फिर से उस 16 साल की लड़की के बाल पकड़े और वो उसे एक दरिंदे की तरह घसीटते हुए खंडहर के एक कोने की ओर बढ़ने लगा। भैया, भैया आंखें खोलिए, भैया बचाइए मुझे! उस लड़की का नाम रिवा था, जो व्योम को देखकर दर्द से करहाती जा रही थी। पर व्योम का शरीर अब भी किसी लाश की तरह जमीन पर बेसुध सा पड़ा था। जयचंद ने दोबारा रिवा को दरिंदगी से छूने की कोशिश की और तभी उसके बगल में एक जोरदार आवाज गूंज उठी और खंडहर की दीवार में एक विशालकाय छेद हो गया। जब हैरान हो चुके जयचंद और उसके दोस्तों की नजर मलबे के बीच पड़े उनके एक साथी पर गई तो उनकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी, क्योंकि उनके उस साथी का सीना फटकर अंदर धंस चुका था। जब बचे हुए जयचंद के दोस्तों ने मुड़कर व्योम की ओर देखा तो वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए। नहीं, नहीं, नहीं! अभी तक तो इसके शरीर में कोई भी शक्ति नहीं थी, लेकिन अब अचानक से इसके अंदर शक्तियां कैसे जाग उठी? तुरंत व्योम की नसें स्याही जैसी काली पड़ने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों से बहता हुआ खून नीले रंग में डूब चला। आसमान में बादल गरज उठे और भाप के समान रहस्यमयी नीली ऊर्जा ने उसके शरीर को चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया, जिसे देखकर जयचंद थोड़ा सहमा, लेकिन फिर भी गुस्से से बोल पड़ा, तूने हमारे सामने हमारे ही दोस्त की जान ली। अब हम तुझे दिखाएंगे कि तंत्र वंश घराने के लोग क्या कर सकते हैं। जयचंद के इतना बोलने के बाद भी
उसके दोस्त वहां से उल्टे पांव भाग गए। एकाएक व्योम के शरीर से पानी की बौछार निकल पड़ी, जिसने एक 10 फीट लंबी पानी से बनी तलवार का रूप ले लिया, जिसे व्योम ने घुमाकर पूरी ताकत के साथ जयचंद के दोनों दोस्तों की ओर दे फेंका। वो पानी की तलवार हवा को चीरते हुए बर्फ में बदल गई, जो सीधा उन दोनों की पीठ में जा घुसी, जिसकी वजह से उन दोनों लड़कों का शरीर बीच से फट गया और जयचंद की जुबान घबराहट में ही लड़खड़ा गई। ये 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 ये, ये कैसी शक्ति है? कौन हो तुम? व्योम ने अपने कदम जयचंद को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ाए, व्योम के कान में नंदराज की आवाजें गूंजने लगी और वो दर्द से तड़पते हुए जमीन पर जा गिरा। उसकी ये हालत देखकर डरा हुआ जयचंद वहां से भाग निकला और वो लड़की रिवा व्योम के पास आते ही बोल उठी, भैया भैया उठिए, भैया आप ठीक तो है ना? थोड़ी देर के बाद जब व्योम को होश आया तो उसने खुद को एक पुरानी सी झोपड़ी के अंदर पाया। उसके सामने रिवा की मां गंगा बैठी थी, जो व्योम के जागते ही उससे बोल उठी, हमारी बेटी को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। क्या मैं जान सकती हूं आप कौन हैं और कहां से आए हैं? उनके सवाल को सुनकर व्योम के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं और वो घबराकर बोला, मेरा नाम व्योम है, लेकिन मैं कौन हूं और यहां कैसे आया? कुछ भी याद नहीं है मुझे। व्योम बोल ही रहा था कि इतने में रिवा के पिता नीलांबर वहां आ गए और वो अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू को व्योम को दिखाते हुए बोले, देखा, मैंने कहा था ये कोई कैद से भागा हुआ अपराधी है। जैसे कपड़े इसने पहने हुए हैं वैसे कपड़े कैदियों को पहनाए जाते हैं। भले ही इसने रिवा की जान बचाई हो, लेकिन बिना सच जाने हम इसे यहां एक पल भी नहीं रख सकते। निकल जाओ यहां से। व्योम की आंखें अब भी डरी हुई थी। वो धीरे से बोला, मैं कोई अपराधी नहीं हूं, बस मुझे ये याद नहीं कि मैं कौन हूं। रिवा के पिता नीलांबर व्योम को दोबारा चाकू दिखाते हुए गुर्राए, तुम किसी कारागार से भागे हुए कैदी भी हो सकते हो। नीलांबर के इतना बोलते ही व्योम हड़बड़ाहट में अपनी पूरी ताकत के साथ नीलांबर की ओर दौड़ पड़ा। रिवा और उसकी मां की सांसें रुक सी गईं और नीलांबर ने अपने बीच बचाव में व्योम के हाथ पर चाकू मार दिया और रिवा के पिता नीलांबर घबराकर बोल उठे, देख रिवा, ये तो किसको यहां लेकर आई है? इसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। रिवा ने दौड़ते हुए उन्हें व्योम के हाथ की ओर इशारा किया, जिसमें व्योम ने एक बहुत ही जहरीले सांप को पकड़ा था। तुरंत ही व्योम के हाथ से नीली शक्तियां निकल पड़ी और उस सांप को मारते हुए व्योम ने कहा, यह जहरीला सांप आपको काटने जा रहा था, इसीलिए बचाने के लिए मैं दौड़ा, पर शायद आपका मेरे ऊपर शक करना भी जायज है, इसीलिए मैं यहां से चला जाता हूं। इतना बोलकर व्योम चुपचाप बाहर की ओर जाने लगा। यह देखकर रिवा ने चीख कर कहा, बाबा वो नहीं होता तो शायद मैं अब तक जिंदा नहीं होती, और शायद आप भी। कोई मायने नहीं रखता कि वो कहां से आया है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए बाबा। नीलांबर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने दौड़ते हुए व्योम को रोक दिया और शर्मिंदा होकर बोले, मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। तुमने मेरी और रिवा की जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मेरे साथ चलो, मैं किसी ऐसे को जानता हूं जो तुम्हारी शक्तियों और तुम्हारे अतीत को जानने में तुम्हारी मदद कर सकता है। रिवा ने व्योम के हाथ पर पट्टी बांधी और नीलांबर ने व्योम को पहनने के लिए साफ कपड़ा दिया। उसके बाद नीलांबर उसे एक पुरानी सी गुफा के सामने लेकर पहुंच गए। वहां घुटने पर बैठे हुए नीलांबर ने कहा, गुरुजी, क्षमा चाहता हूं, मैं बिना सूचना के आपके पास यहां आ गया, मुझे आपकी मदद चाहिए। थोड़ी देर तक जंगल के उस हिस्से में खामोशी छाई रही और फिर गुफा के अंदर एक बूढ़े ऋषि की आवाज गूंज उठी, व्योम, अकेले अंदर आओ। घबराया हुआ व्योम गुफा के अंदर मौजूद सीढ़ियों से होते हुए एक प्राचीन तहखाने में जा पहुंचा। जहां पहुंचते ही उसने सफेद चक्र के बीच बैठे एक बूढ़े ऋषि को देखा, जो व्योम को थोड़ी देर घूरने के बाद बोल उठे, तुम अपनी यादें भूल चुके हो व्योम सूर्यवंशी। अब तुम्हें कुछ अजीब से दृश्य और आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, इसीलिए मेरी शक्ति चक्र पर खड़े हो जाओ और मुझे अपने खून की कुछ बूंदें दो। व्योम जमीन पर बने सफेद शक्ति चक्र पर खड़ा हो गया। गुरुजी को खून की कुछ बूंदें देते ही
गुरुजी ने मंत्रों का जाप शुरू किया। रक्तपात शक्ति चक्र दूर गाज तांडवा, रक्तपात शक्ति चक्र दूर गाज तांडवा। मंत्रों का जाप खत्म होते ही जमीन पर बने सफेद शक्ति चक्र का रंग नीला हो गया और उसमें से निकली हुई एक नीली चमकदार रोशनी समुद्र की लहरों की तरह व्योम के शरीर में कुछ इस तरह समाई कि व्योम के शरीर से पानी की बौछार निकल पड़ी, जो किसी चक्रवात की तरह उसके शरीर के इर्द गिर्द घूमने लगी, जिसे देखकर गुरुजी हैरान होकर बोले, तुम में जल की प्रलयकारी शक्ति है। असंभव! इतनी छोटी सी उम्र में किसी बच्चे को यह शक्ति नहीं मिल सकती। गुरुजी आगे कुछ बोल पाते कि तभी उस शक्ति चक्र का रंग पहले भूरा, सफेद और फिर बिल्कुल अंत में लाल हो गया, जिसे देखकर गुरुजी अचंभित होकर मन ही मन खुद से बोले, यह तो सम्राट विक्रमादित्य का पुत्र है, यानी 9 राज्यों के सम्राट का इकलौता वारिस। आखिर इस बच्चे के अंदर जन्म से ही चारों तत्वों की शक्तियां कैसे आ गई? अपने अंतर्मन में खुद से बात करते हुए गुरुजी ने व्योम से कहा, वो एक बार फिर से जाग उठेगा। व्योम बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं आपको पहचान नहीं सका, लेकिन अब आपको खुद से खुद को पहचानना होगा। इतना बोलते ही उनका भाव बदल गया और वो दहाड़ उठे, जाओ, भाग जाओ यहां से, वो तुम्हारी तलाश में आता होगा। यह एक लंबे युद्ध की शुरुआत की ओर बस एक इशारा है। तुम में एक नहीं कई शक्तियां हैं, हर शक्ति 7 चरण में बंद है। उसे हासिल करने के लिए तुम्हें कुछ खास तरीके की चीजें करनी होंगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि तुम पिछले 18 सालों से किसी के कैदी थे। तुम्हारा मन चाहे जितना ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अंदरूनी शरीर तुम्हारी शक्तियों के लिए उतना ही कमजोर है। उन शक्तियों के इस्तेमाल को कम करके सिर्फ और सिर्फ अगले 3 सालों तक अपने शरीर को मजबूत बनाने की कोशिश करो। उसके बाद ही तुम अपने असली सफर की शुरुआत कर सकते हो। अब जाने का वक्त आ गया है व्योम, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उनकी चीखती हुई आवाज उस पूरे तहखाने में गूंज उठी। गुरुजी शक्ति चक्र के बीच खड़े हो गए। अचानक उन्होंने अपनी दोनों भुजाएं खोली और एक लाल रोशनी की बौछार के साथ वो पूरा तहखाना हिलने लगा, जिसे देखकर व्योम चीख पड़ा, गुरुजी क्या हो रहा है? क्या है मेरे अंदर? कौन हूं मैं? आपने मेरे अतीत के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? व्योम को चीखते देख गुरुजी बादलों की तरह गरज उठे, अगर तुम्हारा शरीर इन शक्तियों को काबू करने के काबिल नहीं बना तो तुम खुद अपने विनाश का कारण बनोगे। गुरुजी के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा एकाएक लाल प्रचंड अग्नि की तरह उस पूरे तहखाने में फैल गई और जैसे ही उन्होंने पूरी ताकत के साथ अपना हाथ जमीन पर पटका, एक जोरदार धमाके के साथ व्योम का शरीर हवा में उड़ते हुए गुफा के बाहर जा गिरा। थोड़ी देर तक आग में जलते हुए गुरुजी की चीखें उस तहखाने में गूंजती रहीं, लेकिन कुछ पल बाद उनका शरीर किसी राख के समान जलकर जमीन के कण कण में विलीन हो गया। तुरंत रिवा के पिता नीलांबर ने घबराकर उससे पूछा, क्या हुआ व्योम? गुरुजी कहां है और यह क्या हो रहा है? व्योम ने भी उन्हें फौरन जवाब दिया, उन्होंने मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन अब मुझे माफ करिएगा, मुझे जाना होगा यहां से। मेरी वजह से आप सबकी जान को भी खतरा हो सकता है। नीलांबर ने तुरंत व्योम का हाथ पकड़ लिया और वो उससे बोला, मुझे नहीं पता अंदर क्या हुआ, लेकिन तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। व्योम के पास आज रात रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, इसीलिए रिवा के पिता नीलांबर की जिद के कारण वो एक रात के लिए उनके घर पर रहने के लिए तैयार हो गया। वो दोनों रात होते होते उनकी झोपड़ी पर पहुंच गए और आधी रात को बिस्तर पर लेटते ही वो खुद से बोला, क्या मुझे गुरुजी की बातों पर विश्वास करना चाहिए? लेकिन मेरे पास दूसरा रास्ता ही क्या है? मुझे अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा। खुद से ही बातें करते हुए व्योम की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ था, लेकिन रात के अंधेरे में एकाएक उसके शरीर को अजीब सी तपिश महसूस हुई। उसने जैसे ही आंख खोली तो उसका बिस्तर और रिवा का वो घर आग की लपटों में धधकते हुए जलता जा रहा था और व्योम उस आग में चारों ओर से घिर चुका था। क्या व्योम खुद को बचा पाएगा?